ध्वनि है विचारों में, ध्वनि है उपचारों में, ध्वनि है साज में, ध्वनि है आवाज में, ध्वनि है संगीत में, ध्वनि है गीत में। पक्षियों के कलरव में ध्वनि बेमिसाल है, झरनों के कलकल में ध्वनि की कमाल है। प्रचंड हो ध्वनि तो बार बार कष्ट है, मधुर हो ध्वनि तो जीवन संतृप्त है। तो ध्वनि, ध्वनि और ध्वनि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में जो कि आज रहने वाली है ध्वनि। यहाँ मैं प्रतीक जैन आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्रेशन एकेडमी की साइंस की क्लासेज में, जहाँ हम आज का जो सेकंड टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं ध्वनि। आपने देखा किस तरीके से हर एक चीज में ध्वनि है। कभी आपने ये सोचा कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? अगर हम देखें कि ध्वनि को उत्पन्न होने में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है वो होती है कंपन। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, चाहे ध्वनि किसी भी तरीके की हो, चाहे पक्षियों की ध्वनि हो, चाहे हमारे बोलने से ध्वनि हो, चाहे बादलों की गड़गड़ाहट हो, चाहे किसी भी तरीके का साउंड जो भी आप सुनते हैं, इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, कोई भी आप वाद्य यंत्र देखते हैं, सब में होता है सिर्फ और सिर्फ कंपन। चाहे बांसुरी हो, चाहे तबला हो, चाहे गिटार हो, चाहे सितार हो, सब में होता है कंपन। तो आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में कि ध्वनि किस तरीके से उत्पन्न होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ये टॉपिक जो ध्वनि साउंड आपका टॉपिक है क्लास 9th की साइंस की बुक में आपको मिल जाएगा। बुक में ये आपकी चैप्टर नंबर 11 है। अब इसमें इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। मेन चीज इसमें समझ पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं आपको थ्योरी बताऊंगा उस थ्योरी का उपयोग करके समझ में बहुत बेसिक क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल एकदम सिंपल, कि आप अगर ध्यान दोगे तो क्लास में आपको पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में समझना है। रटना बहुत कम है, समझना इसमें ज़्यादा है। और मैथमेटिकल क्वेश्चन भी कोई 2-4 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे वो समझ आधारित क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन आपकी थिंकिंग, आप कितना सोच सकते हो, वो थिंकिंग में ही उलझाएगा और आरपीएससी का काम यही है। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। क्लास में जो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि ध्वनि किस तरीके से उत्पादित होती है, ध्वनि के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, ध्वनि में क्या विभिन्न माध्यमों, ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि के क्या अभिलक्षण है, साथ में ध्वनि के कुछ जैसे परावर्तन, बहुल परावर्तन, बार बार परावर्तन होता है, और ध्वनि का अनुरणन, प्रतिध्वनि, बहुत बार जो आवाज गूंजती है वो क्यों गूंजती है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि ध्वनि का उत्पादन। तो ध्वनि उत्पादित कैसे होती है? मैंने बताया कंपन से। मेन चीज है इसमें कंपन। आपको यही ध्यान रखना है कि ध्वनि उत्पादित कैसे होती है? कंपन, वाइब्रेशन से। सीधे आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चाहे आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, पर आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हुए चलिए। रटना है जो तो रटना है, लेकिन फिर भी समझना इसमें ज्यादा है। ठीक है, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? कंपनों से। कि किसी भी चीज में कंपन, वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां ध्वनि उत्पन्न हो पाएगी। ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब वाइब्रेशन होगा। दूसरी चीज, कंपन होता क्या है? कंपन या वाइब्रेशन होता क्या है? जैसे कोई चीज तेजी से इधर उधर जाए, बिल्कुल तेजी से आप किसी चीज को मारोगे, आप देखोगे तो नॉर्मल चीजों में आपको कंपन दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक होता है हमारे पास में कंपन नापने के लिए, एक होता है स्वरित्र। स्वरित्र क्या? कुछ इस तरीके से। ये हो गया एक स्वरित्र, एक उपकरण होता है स्टील का या लोहे का। उसको जैसे ही आप किसी चीज पर टकराओगे, जैसे इसको मारोगे तो इसमें कंपन साफ आपको दिखाई दे सकते हैं। ये आप देखिए, स्वरित्र का एक प्रयोग है। ये स्वरित्र होता है इस तरीके से। इसको अगर आप किसी चीज पर टकराओगे तो आपको आवाज भी सुनाई देगी और कंपन भी दिखाई देंगे। इसमें कंपन होते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ ये ध्वनि मापक, एक तरह से ध्वनि मापने के लिए होता है। ध्वनि देख सकते हैं हम इसमें कि कंपन किस तरीके से हो रहे हैं। अब यहाँ मार के हमें ऐसे दिखाई नहीं दे तो हम इसको क्या करेंगे? पानी के गिलास में भी ऊपर रख सकते हैं। तो जैसे ही पानी के गिलास में रखेंगे तो पानी की सतह पर आपको कंपन होकर के दिखाई देने लगेंगे। तो ये चीज होती है कंपन, कि माध्य स्थिति के इधर उधर तेजी से कोई चीज हिलना, वो होता है आपका कंपन, वाइब्रेशन। अब तो सभी जानते हैं फोन वाइब्रेट मोड पे होता है, तो वाइब्रेट कैसे होता है अच्छे से आप समझते होंगे कि कंपन किस तरीके से होते हैं। तो कंपन होगा, वहां पे ध्वनि उत्पन्न होगी। दूसरी चीज, मनुष्यों में मनुष्य बोल पा रहे हैं तो वो किस कारण से बोल पा रहे हैं? वो बोल पा रहे हैं वाक तंतुओं में कंपन से। होगा सब में क्या? कंपन। वाक तंतु जो हमारे गले में होते हैं, वाक तंतु में जब हवा बाहर निकलती है तो हवा वहां पे टकरा करके, एक झिल्ली से टकरा करके और कंपन उत्पन्न करती है। ठीक है, जैसे पक्षियों के पंख फड़फड़ाने में तनी हुई रबड़ या गिटार में कोई तार होता है, तो कोई तार जो तना हुआ होता है, उस तने हुए को जब वो खींचते हैं, खींच के उसमें कंपन करवाते हैं, उससे ही उसमें वॉल्यूम, ये साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, उसमें कैसे होता है? गिटार में जो खींचा हुआ जो तार होता है, गिटार या वोयलिन या जो भी आपके पास में इंस्ट्रूमेंट है, उसमें तार को ही तो वो स्ट्रिंग को ही तो इधर उधर करते हैं। स्ट्रिंग से ही वहां पे अलग अलग साउंड उत्पन्न होता है। और ये आपने स्वरित्र द्विभुज आपने देख ही लिया। स्वरित्र द्विभुज आघात द्वारा, जैसे आप इसको कहीं पे टकराएंगे, टकराते ही यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न करेगा। ये आपने देखा किस तरीके से। तो मेन चीज है कंपन।
अब आगे हम देखेंगे कि ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है। यहां तो हमने देख लिया ध्वनि उत्पन्न किस कारण से होती है, कंपन के कारण, लेकिन ध्वनि संचरित यानी कि आगे कैसे बढ़ती है। उत्पन्न तो हो गई, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रही है, हमें वो चीज देखनी पड़ेगी कि ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको आवश्यकता होती है माध्यम की। यहां ध्यान रखना है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी ही होगी। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। ठीक है, वो माध्यम कैसा हो सकता है, माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, सबके अंदर ध्वनि संचरित होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। कोई जगह धीरे जाएगी, कोई जगह तेज जाएगी, वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेन चीज ये कि माध्यम है तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो यहां पे हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि जहां माध्यम नहीं है, माध्यम कहां नहीं होगा, वो होगा निर्वात, वैक्यूम। निर्वात जैसे हम बात करते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, निर्वात है, अंतरिक्ष को एक तरह से निर्वात की तरह से देखा जाता है। तो जहां पे निर्वात है वहां पर ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। जैसे कि निर्वात का मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई ग्लास लो, ग्लास को अपने मुंह पे रख करके और आप केवल उसके अंदर बोलो, आप कितना ही चीख लो, वो वहां पे वैक्यूम एक क्रिएट हो गया, थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो आवाज बाहर नहीं जा पाएगी। जाएगी तो आसपास हल्की फुल्की जाएगी, क्योंकि वो एक तक पूरी तरह से वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरे रूम में आवाज बिल्कुल नहीं जा पाएगी, आप चाहे कितना ही तेज चीख लो उसमें। तो मेन चीज क्या है, हमें यह ध्यान रखना है कि निर्वात के अंदर वायु का संचरण नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज कि माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, वो विक्षोभ के कारण आगे बढ़ते। मतलब माध्यम के कण जो होते हैं ना, वाइब्रेशन जो हुआ, वाइब्रेशन होने के कारण माध्यम के कणों में वाइब्रेशन हुआ, तो वो कण अपनी जगह से केवल इधर से उधर होगा और आगे ट्रांसफर करता हुआ चलेगा। वो खुद यहां से उठ करके दूसरी जगह नहीं जाएगा, वो अपने आगे वाले पे ट्रांसफर करेगा, वो अपने आगे वाले पे ट्रांसफर करेगा, वो अपने आगे वाले पे ट्रांसफर करेगा। इस चीज को हम एक चीज से देख सकते हैं कि एक होती है स्लिंकी। स्लिंकी आपने यूं देखा होगा, ये स्लिंकी, ठीक है, ये स्लिंकी एक खिलौना सा होता है, चूड़ियों जैसा, प्लास्टिक की बहुत सारी कई चूड़ीदार कई खिलौनों की दुकानों पे आपको मिल जाएगा स्लिंकी। इस तरीके से खेलते भी हैं इससे। तो ये जो स्लिंकी होता है ना, इसमें जिस तरीके से हम आगे पीछे करते हैं, उसी तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ध्वनि के जो कण होते हैं वो आगे पीछे जाते हैं। अब ध्वनि का जो संचरण होता है वो किस तरीके का होता है, अगर साइंस की भाषा में हम देखा जाए तो ध्वनि का संचरण होता है वो अनुदैर्ध्य प्रकार का। जो ध्वनि की तरंगे जाती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कैसे अनुदैर्ध्य? वो होती है जो माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे ऐसी तरंगे जो माध्य स्थिति की, जिसमें कण माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन कर रहा है, तो वो हो गए आपके अनुदैर्ध्य तरंगे। जबकि एक दूसरी प्रकार की तरंगे और होती है, वो कौन सी होती है? अनुप्रस्थ। ये भी आपने कहीं नाम सुन रखा होगा, एक तो होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ध्वनि तरंगे पढ़नी है, इसलिए हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ध्वनि तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य। और इसको इंग्लिश में भी ध्यान रख सकते हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन मेन चीज क्या है, अनुप्रस्थ कहाँ पे काम आती है? अनुप्रस्थ को आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं प्रकाश तरंगे, जैसे कि कौन सी होगी? प्रकाश। प्र से ध्यान रख सकते हैं अनुप्रस्थ कहाँ पे? प्रकाश तरंगों में। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। इसमें माध्य स्थिति के ऊपर नीचे कण कहाँ पे दोलन कर रहे हैं? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे जो कंपन कर रहे हैं इसमें, वो माध्य स्थिति से ऊपर नीचे कर रहे हैं, जबकि ध्वनि तरंगों में दाएं बाएं, इधर आगे पीछे कंपन कर रहे हैं। तो आपको मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती है। इस तरीके से इसमें माध्य स्थिति के दाएं बाएं इस तरीके से कंपन करते हुए ध्वनि का संचरण होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो संचरण की दिशा होती है वो इसके विक्षोभ के समानांतर होती है। आप यहाँ स्लिंकी के प्रयोग से एक तरीके से देख सकते हैं कि जब स्लिंकी का प्रयोग होगा, इसमें क्या होगा कि कुछ जगह तो स्लिंकी पास पास आ जाएगा और कुछ जगह ये दूर दूर चला जाएगा। एक स्थिति ऐसी होगी पास दूर होता रहेगा। यहाँ आप इस तरीके से देख सकते हैं। और इसमें नहीं देखें तो आप यहाँ इसमें भी देख सकते हैं कि जैसे ये स्लिंकी है, ये मान लीजिए आप, और इसमें ये देखिए कैसे चल पा रहा है कि जब भी आप इसको चलाएंगे तो कभी पास आएंगे, ये दूर हो गए, ये पास आ गए, ये पास दूर होते रहेंगे, लेकिन ये अपनी स्थिति से आगे नहीं बढ़ रहा। स्लिंकी उसी जगह पे, हम यहाँ से खेल रहे हैं तो ये उसी जगह पे, लेकिन ये कभी ये पास आ रहे हैं, कभी ये दूर जा रहे हैं, कभी ये दूर जा रहे हैं, कभी ये पास आ रहे हैं, तो दूर पास हो रहे हैं। इस तरीके से ध्वनि का भी संचरण इसी तरीके से होता है। चाहे आप इसमें देखिए, इसको देख लीजिए, ये देखिए, इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि हमने एक बार झटका दिया तो यहां आगे तक झटका, बिल्कुल स्लो मोशन में कि झटका आगे तक ये बढ़ता हुआ गया। दोबारा देखिए कि सिर्फ एक बार झटका देने पर ये स्लो मोशन में बता रहा है कि किस तरीके से वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरीके से आप ये मान सकते हैं कि ध्वनि का जो संचरण होता है वो इसी तरीके से आगे पीछे ट्रांसफर होता है। अब मेन चीज इसमें क्या है कि जब वो जो कण है, माध्यम के जो कण है, वो पास आ जाएंगे, उस स्थिति को तो बोलेंगे संपीड़न। संपीड़न कैसे
कि जब माध्य स्थिति के पास पास में आ जाएंगे, जो कण पास पास में होंगे उसको तो बोलेंगे संपीड़न यानी कि कंप्रेशन। संपीड़न, संपीड़न किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ये पास पास आ गए तो इसको तो बोलेंगे संपीड़न, कंप्रेशन। और जब वो दूर दूर चले जाएंगे, जब वहां पे दूर दूर हो जाएंगे तो वहां पे क्या है, घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व डेंसिटी कम कब होगी, जब कण दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो वो हो जाएगा विरलन। ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका विरलन। दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि संपीड़न और विरलन के रूप में ये आगे बढ़ते हैं। साइंस की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, संपीड़न और विरलन। संपीड़न कब होगा, संपीड़न तब होगा जब वह कण यहां पर पास पास में आ जाएंगे। अब ये पास पास में आएंगे तो इसमें क्या हो गया, इसमें घनत्व बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पे बहुत सारे आ गए एक साथ में, जबकि यहाँ पे इतनी जगह में भी बहुत कम है, यहाँ पे कम मात्रा में, यानी कि सब दूर दूर है, दूर दूर है तो डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम है तो इस परिस्थिति को तो बोलेंगे विरलन, और इस परिस्थिति को बोलेंगे संपीड़न। तो ये संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन, इस रूप में ये आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होते रहेंगे, धीरे धीरे आगे ट्रांसफर होते जाएंगे। जैसे यहाँ से अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ये यहीं से इस तरीके से इस रूप में आगे बढ़ेगी, संपीड़न और विरलन के रूप में। यहाँ इसको ध्वनि तरंगों के रूप में देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका संपीड़न और ये हो गया आपका विरलन। इस तरीके से आप संपीड़न और विरलन, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, संपीड़न क्या, कंप्रेशन, पास पास में आना। ठीक है, अब हमने क्या चीज देखी कि एक तो क्या है, ये तरंगे किस प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरी चीज क्या देखी कि ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई हमारी रटने वाली बात, जितना रटना था वो रट लिया, समझने की चीज हमने प्रयोग में देख ली कि संपीड़न और विरलन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज इसके बारे में अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आएगी, हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है कि ध्वनि के अभिलक्षण होते क्या है। वो डेफिनेशन आप समझ गए तो ये समझ लीजिए आपका आज का ये जो चैप्टर है ये 75% आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट चीज क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश का नाम भी चाहे याद रख सकते हैं, बाकी हिंदी का तो याद रखना है कि आवृत्ति ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में जो कण है वो कितनी बार दोलन कर पा रहे हैं, एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या। यानी कि आप ये देख लीजिए, मान लीजिए जैसे ये है, ये कोई बॉक्स है, अब इस पे मैं मारता हूं, एक सेकंड में एक बार मार रहा हूं, तो एक सेकंड में अगर मैं इस पे एक बार मार रहा हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, दोलन, एक सेकंड में एक बार दोलन हो रहा है, इस वजह से यहां पे आवृत्ति क्या हो जाएगी, एक। अगर मान लीजिए मैं पर सेकंड इसमें दो बार मारूं इस तरीके से, तो क्या हो गया, एक सेकंड में दो बार मारने से तो इसकी आवृत्ति क्या हो गई, दो, क्योंकि पर सेकंड ये दो बार दोलन हो रहा है। इसमें दोलन समझ लीजिए आप, साउंड की दो बार आप ये मारना समझ लीजिए, यहाँ पे दो बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक सेकंड के अंदर दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे दोलनों की संख्या हो गई दो, इसलिए आवृत्ति इसकी क्या हो जाएगी, दो। मान लीजिए मैं एक सेकंड के अंदर चार बार मारूं तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 सेकंड में मैंने 16 बार मारा, तो इस तरीके से इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 16। तो आवृत्ति मेन चीज क्या हुई, आवृत्ति हुई पर सेकंड कितनी बार वो दोलन कर रहा है, दोलन कितनी बार। दोलन मतलब क्या होता है कि माध्य स्थिति से जाकर के और वापस आना, ये समझ लीजिए आप कि माध्य स्थिति से जाकर के और वापस आना, किसी जगह से जाके वापस आना, या आप नॉर्मल भाषा में इसको समझ लीजिए रिपीटेशन, कि रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। पर सेकंड एक बार मारा तो एक बार रिपीटेशन हुआ, यानी कि उसकी आवृत्ति हो गई एक। दो बार मारा तो दो बार, तो उसकी आवृत्ति हो गई दो। चार बार मारा तो चार बार रिपीटेशन हो गई, तो इसलिए दोलन कितने हो गए, चार, इसलिए उसकी आवृत्ति हो गई 4। तो मेन चीज आपको साउंड के बारे में आवृत्ति ये समझनी है कि पर सेकंड कितनी बार दोलन हो रहे हैं, वो हो गई उसकी आवृत्ति। अब ये आवृत्ति आप समझिए कि कितनी बार हो रहा है पर सेकंड में, एक सेकंड के अंदर 50 बार हो रहा है, तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी 50। और इसको किस में मापते हैं, इसको मापते हैं हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज एक वैज्ञानिक का नाम है, ये देखिए आप आजकल आरपीएस से इसी तरीके से भी पूछ सकती है कि हर्ट्ज क्या है, ये हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज से जिनका जन्म 1857 में हुआ था, ईयर आप बहुत आसानी से याद रख लेंगे, 1857 में हमारे यहाँ पे क्रांति हुई थी, तो उस टाइम इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म कहाँ पर हुआ था, मेन चीज तो आपको यही ध्यान रखना है कि हेनरिच हर्ट्ज जो कि 1857 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और हेनरिच हर्ट्ज जिनके नाम पर इसकी विमा जो दी गई, मात्रक जो दिया गया, वो हर्ट्ज, यानी कि आवृत्ति क्या है। अब एक सेकंड में अगर 50 बार रिपीटेशन हो रहा है तो उसकी आवृत्ति कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति को लिखते कैसे हैं, आवृत्ति को लिखते न्यू, न्यू हिंदी में बोले तो न्यू, और इंग्लिश में अगर इसको लिखना है तो जैसे ये वी है ना, वी को थोड़ा सा मोड़ देना, ऐसे वी को थोड़ा सा मोड़ देना, आप चाहे जैसे मोड़ देना, चाहे तो आपको लिखना क्या है, आपको कोई
थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं, बस आप इसको याद रखने के लिए आप ये ध्यान रखिए, ऐसे नहीं तो ऐसे मोड़ दो, कैसे भी मोड़ दो, वी को थोड़ा सा मोड़ दो, ये होता है न्यू। अब मैं न्यू बोलूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति क्या होती है? न्यू। लिखने का तरीका आवृत्ति को न्यू, इसका मात्रक क्या है? हर्ट्ज। ठीक है। दूसरी चीज है इसमें तारत्व। तारत्व ये बताता है कि आवाज कितनी बारीक है या कितनी मोटी है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिच। पहली चीज हो गई आवृत्ति, दूसरी चीज है तारत्व। तारत्व क्या? कितनी बारीक आवाज है या कितनी मोटी आवाज है, ये चीज डिसाइड करती है उसका तारत्व। तो अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो तारत्व भी उसका ज्यादा होगा, आवृत्ति अगर कम होगी तो तारत्व भी उसका कम होगा। इसको तारत्व को आप नॉर्मल सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, तीखी आवाज, बारीक आवाज, पतली आवाज, कि जितना ज्यादा तारत्व है उतनी ही ज्यादा उसकी आवृत्ति है, जितनी ज्यादा आवृत्ति है उतना ही उसका तारत्व है और उतनी ही वो बारीक आवाज है। जैसे लड़कियों की आवाजों में तारत्व ज्यादा होता है, लड़कों की आवाज में तारत्व कम होता है, ये मेन चीज होती है। ठीक है। तारत्व कितना? जिसकी बारीक आवाज है उसमें तारत्व ज्यादा है, जिसकी मोटी आवाज है उसमें तारत्व कम है। ये हो गई पिच। ठीक है, पिच। ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। तीसरी चीज है इसमें आवर्तकाल। आवर्तकाल कैसे? कि 1 सेकंड में कितने, एक दोलन को होने में कितना समय लग रहा है। यहाँ आवर्तकाल, काल से आपको समझ में आना चाहिए टाइम, टाइम ड्यूरेशन पूछ रही है कि एक दोलन को होने में पूरा लगा समय, एक दोलन होने में कितना समय लग रहा है। जब मैंने पहली बार आपको बजा करके दिखाया तब तो क्या है, 1 सेकंड में 1 बार बजा रहा था, तब तो आवर्तकाल हो रहा था 1 बार। लेकिन जैसे लास्ट बार बजाया तो 1 सेकंड में मैंने 4 बार बजाया, 1 सेकंड में 4 बार बजाया, तो इसका मतलब हो गया 1 सेकंड में 4 हो रहे हैं, यानी कि 1 कितने टाइम में हो रहा है? 1 सेकंड के भी चौथे भाग में, 1 सेकंड के चौथे भाग में, यानी कि 0.25 सेकंड में। ठीक है। मैथमेटिकली नहीं समझना, आपको सिर्फ ये समझना कि आवर्तकाल होता क्या है, कि एक बार जब मैंने बजाया उसमें कितना समय लगा। ठीक है। एक बार जब शुरू में बजा रहा तब तो धीरे धीरे बजा रहा था, 1 सेकंड में 1 बार, तब तो 1 सेकंड लग रहा था, तब तो उसका आवर्तकाल क्या है? 1। लेकिन बाद में जब जल्दी बजा रहा था, 1 सेकंड में 4 बार बजा रहा था, तो 4 बार का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 1 को दोबारा रिपीट होने के पहले उसको 0.25 सेकंड ही मिलेगा। 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25, इतना कुल मिलाकर के 1 सेकंड के अंदर 4 बार हो गए। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको सीधा सा एक तरीका है कि आवृत्ति का उल्टा। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल ये देख लीजिए, आवर्तकाल T बराबर होता है 1 बटा आवृत्ति। ठीक है। आवर्तकाल क्या हो गया? 1 बटा आवृत्ति। ये T मतलब आवर्तकाल और ये न्यू मतलब आवृत्ति। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आवृत्ति तो क्या हुई कि 1 सेकंड में कितनी बार हो रही है। ठीक है। 1 सेकंड में 50 बार हुई तो उसका मतलब उसकी आवृत्ति हो गई 50 हर्ट्ज। ठीक है। आवर्तकाल क्या है कि एक दोलन होने में कितना समय लग रहा है। आवर्तकाल नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए, काल मतलब टाइम। ये टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं अपन कि एक बार आपका रिपीट होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। एक बार कंप्लीट होने में, एक दोलन पूरा होने में आपके पास में टाइम कितना लग रहा है, वो हो गया आपका आवर्तकाल। बस केवल इन चीजों को समझते हो जाना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम देखेंगे। पिच का मतलब आप समझिए, तारत्व। तारत्व क्या? जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका तारत्व ज्यादा, जिसका तारत्व ज्यादा उसकी आवाज उतनी पतली, जिसकी आवृत्ति कम उसका तारत्व कम और उसकी आवाज उतनी मोटी। ठीक है। चलेंगे आगे। आगे हम देखेंगे एक और चीज, आयाम। आयाम क्या है कि मूल स्थिति से कितना ज्यादा इधर उधर विस्थापित हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये मूल स्थिति है तो यहां से कितना ज्यादा विस्थापित हो रहा है। अगर इतना सा विस्थापित हो रहा है तब तो ये आयाम कम हो गया, अगर इतना विस्थापित हो रहा है तो ये आयाम ज्यादा हो गया। ठीक है। ये तो हो गई साइंस की लैंग्वेज कि साइंस की लैंग्वेज में आयाम क्या हो गया, कम विस्थापित हुआ तो आयाम कम और ज्यादा विस्थापित हुआ तो आयाम ज्यादा। एम्पलीट्यूड इंग्लिश में भी ध्यान रख लेंगे, एम्पलीट्यूड ऐसे इसको लिखते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, आयाम का प्रयोग क्या होता है? मेन चीज इसके अगला वाला जो है प्रबलता, यहां इसका उपयोग पता लगेगा कि प्रबलता क्या है, लाउडनेस। वैसे इंग्लिश से आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा लाउडनेस, पर फिर भी प्रबलता मतलब कितनी तेज आवाज है। लाउड, लाउड मतलब कितनी तेज मतलब चीख रहा है वो, कितनी जोर से दहाड़, जैसे शेर की दहाड़ होती है वो लाउड होती है, तो वहां पे क्या है उसकी प्रबलता ज्यादा है। मेन चीज क्या है कि यह आयाम पर निर्भर करती है कि अगर आयाम ज्यादा है तो प्रबलता भी ज्यादा होगी। आयाम तेज तो प्रबलता ज्यादा, आयाम कम तो प्रबलता कम। प्रबलता हुई क्या, प्रबलता हुई तेज आवाज, कि कितनी तेज आवाज है वो उसकी प्रबलता ज्यादा है। अगर आवाज धीरे है, किसी की आवाज स्लो है, ज्यादा जोर से चीख नहीं सकता, तो इसके मतलब उसकी प्रबलता क्या है, कम। ठीक है। लाउडनेस उसमें कम, नाम से पता लग रहा है, इंग्लिश के नाम से लाउडनेस साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर है यहाँ पे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है?
तरंग दैर्ध्य को ये जो चिन्ह है इस तरीके से चिन्ह से लिखा जाता है, ये उल्टा वाई, यूं समझ लीजिए आप, उल्टा वाई की जैसा है, ये इसको लेमडा बोलते हैं, लेमडा। ठीक है, आप तरंग दैर्ध्य से भी ध्यान रख सकते हैं, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ होती क्या है, लेमडा तरंग दैर्ध्य, ये क्या होती है, दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी। संपीड़न विरलन आपको ज्यादा डीप नहीं जाना, संपीड़न विरलन आप ये समझ लीजिए कि जैसे ये इसके दो क्रमागत संपीड़न के बीच की दूरी या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, ये समझ लीजिए आप। पर मेन चीज यहाँ काम क्या रहा है, ना आपके संपीड़न काम आएंगे ना विरलन काम आएंगे, आपके सिर्फ ये काम आएगा कि तरंग दैर्ध्य से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएगा। क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि एक चीज की कोई भी ध्वनि है, उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, उसका वेग इतना है, तो उसका आयाम कितना होगा। कुछ भी चीज आपके तीन रिलेशन होते हैं और वो रिलेशन क्या होता है, वेग में, तरंग दैर्ध्य में और आवृत्ति में। ये आपको ध्यान रखना है सबसे मेन चीज, वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, यही आपको सबसे ज्यादा याद रखना है। जो रटने की चीज है वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, अभी के अभी इसको याद रख लीजिए। वेग आप जानते हैं, वेलोसिटी। तरंग दैर्ध्य क्या होता है वो मैंने बता दिया कि दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, कि एक ये जैसे ये समझ लीजिए एक बार और दूसरी बार जो दो पहाड़ बने ये इनके बीच की दूरी, ये फिर दो विरलनों के बीच की दूरी, ये हो गए आपके तरंग दैर्ध्य। लेकिन आपको तरंग दैर्ध्य को समझने की जगह यहाँ उपयोग करना है कि तरंग दैर्ध्य होती क्या है, कि वेग बराबर क्या हो गया तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, और आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में कितनी बार रिपीटेशन हुआ है। अब आप इनको एक बार दोबारा यहीं की यहीं याद कर लीजिए कि आवृत्ति तो क्या होती है, आवृत्ति एक सेकंड में कितनी बार रिपीटेशन हुआ, जबकि आवर्तकाल क्या हुआ, एक बार कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा। मान लो एक बार कंप्लीट होने में एक के बाद दूसरी बार ही 5 सेकंड बाद हो रहा है, तो यानी कि उसका एक बार कंप्लीट होने में 5 सेकंड लगे। मंदिर की कोई घंटी आपने बजाई, बजाने के बाद में दूसरी बार आकर के दोबारा बजाई तो वो 5 सेकंड बाद बजाई, तो उसका आवर्तकाल क्या हुआ, वो आवर्तकाल हो गया उसका 5 सेकंड। ठीक है, अगर आपने बार बार जल्दी जल्दी बजाई, एक सेकंड में 2 3 3 4 4 बार बजाई, तो जितनी बार बजाई पर सेकंड वो हो गई उसकी आवृत्ति। फिर आ गया आपका तारत्व। तारत्व क्या, आवाज जितनी ज्यादा पतली, जितनी ज्यादा उसकी आवृत्ति उतनी ज्यादा उसका तारत्व। आवृत्ति और तारत्व का सीधे सीधा संबंध है। इसी तरीके से हम देखेंगे आयाम। आयाम तो क्या, मूल स्थिति से कणों का कितना ज्यादा विस्थापन हो रहा है, कम विस्थापन तो आयाम कम, ज्यादा विस्थापन तो आयाम ज्यादा। लेकिन आयाम अगर ज्यादा है तो उस व्यक्ति की आवाज में प्रबलता भी ज्यादा होगी। यदि आयाम तेज है, आयाम ज्यादा है, तो प्रबलता यानी कि लाउडनेस, कितनी जोर से वो आवाज चीख सकता है, कितनी जोर से दहाड़ लगा सकता है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जैसे शेर की दहाड़ है, शेर की दहाड़ का मतलब क्या हो गया, उसमें प्रबलता ज्यादा हो गई। शेर दहाड़ रहा है, प्रबलता ज्यादा है। और कोई छोटा जानवर है जैसे कि मान लीजिए बिल्ली है, वो ज्यादा तेज दहाड़ नहीं सकती, उसकी आवाज कम है, यानी कि उसके अंदर क्या है, प्रबलता कम है। ये आप सीधे सीधे शेर की दहाड़ से इसको प्रबलता को याद रख लीजिएगा कि प्रबलता क्या है, शेर की दहाड़। फॉर एग्जाम्पल शेर की दहाड़ में क्या है, प्रबलता ज्यादा। इससे आपको सीधे डायरेक्ट पता लग जाएगा कि शेर की दहाड़ प्रबलता ज्यादा, और आवाज पतली यानी कि आवाज पतली तो इसका तारत्व अधिक। तीखी आवाज, ये लिख भी रहा है तीखी आवाज, यहां समझ लीजिए आप पतली आवाज, पतली आवाज होगी तो उसका तारत्व ज्यादा होगा। डायरेक्ट याद रखने कि इसका सेंस कि तारत्व क्या होता है, सेंस आपने समझ लिया। तो अब हम आगे देखेंगे इसमें, ये तरंग दैर्ध्य के है कुछ, इसके बाद में कुछ और चीजें, जैसे कि तारत्व ज्यादा किसका होता है, जैसे सीटी की आवाज है, सीटी अगर बजाते हैं, सीटी बजाने वाली जो सीटी होती है उसमें तारत्व उसका ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा वायलिन की आवाज में ज्यादा होता है, पक्षी की आवाज में ज्यादा होता है। लेकिन तारत्व कम किस में होता है, तारत्व कम ढोल की आवाज में, शेर की दहाड़ में। अब ये एग्जाम्पल आपको रटने नहीं है, इन एग्जाम्पलों में मैं आपको सीधे सीधे एक संबंध बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए, चलो इसको छोड़िए, आप सबसे सीधे पहले सबसे मेन चीज पे आइए, संबंध। इनके अंदर संबंध क्या होता है, ये संबंध आपको याद रखना है। एक तो आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला वही जो हमने देखा था अभी, तरंग वेग का, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वेग क्या हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ये आपने सीधे से याद रखना ही रखना है, अभी के अभी याद कर लेना कि वेग बराबर है तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। इसी पे आधारित क्वेश्चन जो आएंगे इस पूरे चैप्टर में, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा तो वो काफी इजी आएगा। एक या दो फॉर्मूले मुश्किल से, उसी पर आधारित क्वेश्चन होता है और बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर किसी ने इस क्वेश्चन को छोड़ा, अगर किसी ने देखा कि भैया कि मेरे को मैथ्स का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, तो फिर वो देख लेना, वो क्लास ही मत देखना दोबारा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो हर एक स्टूडेंट को आने चाहिए, पूरा चैप्टर समझ में आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इसका आ गया, आप प्रार्थना करेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में कि भगवान न्यूमेरिकल दो तो इसी चैप्टर का देना। ठीक है, वो आप देखेंगे किस तरीके से आरपीएससी से आप प्रार्थना करेंगे कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल डाल ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफी इजी होते हैं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, चाहे आपको मैथ्स आती हो चाहे नहीं आती हो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी।
अब यहाँ पे ध्वनि के लक्षण, आपको एक संबंध ध्यान रखना है कि प्रबलता, प्रबलता हमने देखी लाउडनेस की, जो प्रबलता होती है, प्रबलता का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? आयाम से तो हमने देखा ही था, लेकिन तीव्रता से भी संबंध होता है कि प्रबलता समानुपाती होती है तीव्रता से, और तीव्रता समानुपाती होती है आयाम से, और आयाम सीधे सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी से, 1 बटा दूरी का स्क्वायर। ये संबंध आपको याद रखना है, मेन चीज आपको ये याद रखनी है। और वो कैसे याद रखनी है अभी मैं बताऊंगा कि प्रबलता, एक चीज मैंने बताया कि जिसकी आयाम ज्यादा उसकी प्रबलता ज्यादा, कि शेर की दहाड़ में अगर आयाम ज्यादा है तो उसकी प्रबलता ज्यादा है, वो सुनी जा सकती है बहुत दूर तक, दूर तक मतलब क्योंकि आवाज तेज है, चीख दहाड़, दहाड़ मतलब समझिए दूर तक आवाज जाने वाली, ठीक है। और ये आप यूं समझ लीजिए कि तीव्रता ज्यादा है तो प्रबलता ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये संबंध पर आधारित आपके पास में थिंकिंग बेस जो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आएंगे, वो सीधे सीधे इस पे आएंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो आप एक ही फॉर्मूले में चारों चीजों को याद रख लीजिए कि अगर तीव्रता ज्यादा है तो प्रबलता ज्यादा होगी, आयाम ज्यादा है तो भी प्रबलता ज्यादा होगी, लेकिन दूरी ज्यादा है तो प्रबलता कम हो जाएगी। आप ये सोच लीजिए जैसे ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन के स्टेशन पे अगर आप खड़े हैं तो ट्रेन की आवाज़ तेज है, लेकिन आप स्टेशन पे खड़े तो आपको बहुत तेज लगेगी, और वहीं आप वहां से स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर खड़े या 500 मीटर दूर खड़े तो आपको आवाज़ बहुत कम आएगी। यानी कि दूरी बढ़ गई, दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रबलता उसकी कम होती जाएगी, दूरी बढ़ेगी तो प्रबलता कम होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। बिल्कुल, दूरी बढ़ेगी प्रबलता कम होगी, प्रबलता बढ़ेगी और दूरी कम होगी तो प्रबलता बढ़ेगी, ठीक है। यहां आपको समझ लेना है, जैसे ट्रेन के एग्जांपल से आप ध्यान रख लेना कि ट्रेन के अगर पास में खड़े हैं तब तो प्रबलता आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन दूर चले गए तो दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ने की वजह से उसमें प्रबलता आपको कम दिखेगी। इसी तरीके से शेर की दहाड़ कितनी तेज दहाड़ हो, लेकिन अगर आप उस जंगल से बहुत दूर खड़े हुए हैं तो आपको वो काफी कम सुनाई देगी। ये है उसमें दूरी का संबंध है प्रबलता से, दूरी बढ़ गई तो प्रबलता कम, लेकिन तीव्रता ज्यादा है तो प्रबलता भी उसमें ज्यादा होगी, और आयाम ज्यादा है तो प्रबलता भी उसमें ज्यादा होगी। तो ये तो आपको पहला संबंध है जो याद रखना है। इस संबंध से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्रबलता, तीव्रता, आयाम ये तीनों तो समानुपाती होती है, जबकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगी, आपको कॉमन सेंस से भी पता है कि दूरी बढ़ गई, आप जितनी दूर चले जाओगे उतना ही आपको शोर कम सुनाई देगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहां पे कुछ एक आपको सीधे सीधे याद रखनी है, कुछ ध्वनियां हैं जो आपको सीधे से याद रखनी है। कैसे कि आपको ये पता होना चाहिए डेसिबल में जो हम ध्वनि को नापते हैं, ध्वनि कितनी ज्यादा है, तो जैसे श्वास है, सामान्य श्वास, उसकी ध्वनि कितनी होनी चाहिए, 10 डेसिबल। कितनी होती है, 10 डेसिबल होती है। डायरेक्ट फैक्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाते हैं कि सामान्य जब हम श्वास ले रहे हैं उसके अंदर कितनी 10 डेसिबल की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। और ये आप यहां पे लिख भी लीजिए, चलिए आगे आ जाएगा। सामान्य श्वास जिसके अंदर 10 डेसिबल की ध्वनि होती है। मंद फुसफुसाहट, हम धीरे धीरे बात करते हैं, लाइब्रेरी में जैसे बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर 30 डेसिबल की, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि हो जाती है। सामान्य बातचीत में 60 डेसिबल की होती है। लेकिन जो इसमें मेन याद रखना है, या तो आपको याद रखना सामान्य श्वास जो कि 10 डेसिबल की, या दूसरा जो याद रखना है वो है आपको 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर की माना जाता है। मतलब 80 डेसिबल से अलग अगर ऊपर चला जाए तो उसको माना जाता है शोर, उसको माना जाता है शोर। ये तो है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से, या फिर हमारे इंडिया के हिसाब से, राजस्थान के हिसाब से, किसी भी तरीके से मान लीजिए। ये शोर किसको मान रहे हैं, 80 डेसिबल को, कि हमारे यहाँ पे वैसे भी शोर होता है तो हम कह रहे हैं कि भाई 80 डेसिबल से ज़्यादा होगा वही शोर है, 80 से कम है तो वो शोर नहीं है, क्योंकि हम तो बात भी तेज तेज करते हैं। अगर घर में नॉर्मली तेज तेज बातें हो रही तो उसको लड़ाई नहीं कहेंगे, ये तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो घर में चलता ही रहता है, हर दूसरे घर की कहानी है। उसको अगर 80 से कम हो रहा है, मान लो 75 डेसिबल पे वो लड़ रहे हैं, तो उसको लड़ाई नहीं कहेंगे। ये तो अभी तक तो लड़ाई नहीं हो रही, ये तो हम बातचीत ही है, तो केवल मुंह से लड़ रहे हैं, तो केवल बातचीत कर रहे हैं, तो उसको तो ये सिर्फ बातचीत कहेंगे। कहने का मतलब शोर किसको बोलेंगे, 80 डेसिबल से ऊपर, 80 डेसिबल या 80 डेसिबल से ऊपर है तो हमारे इंडिया में उसको शोर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 80 डेसिबल से ऊपर है तो शोर माना जाएगा। और 10 डेसिबल हमारी सांस की नॉर्मल जो ध्वनि होती है वो 10 डेसिबल की होती है। दूसरी चीज कि अगर 140 डेसिबल से ऊपर का कोई साउंड सुनेगा 140 सेकंड के, तो वो बहरा हो सकता है। थोड़ी देर के लिए सुनता है तो वो मतलब तात्कालिक रूप से हर थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक सुने अगर तो वो कंप्लीट बहरा हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है कि बहरा कब हो सकता है, कि अगर 140 डेसिबल या डेसिबल से ऊपर सुने तो। लेकिन 150 डेसिबल से ऊपर सुने तो वो पागल भी हो सकता है, ठीक है। 150 डेसिबल से ऊपर की अगर ध्वनि सुने तो वह
पागल भी हो सकता है। ये तो हो गए हमारे इंडिया के हिसाब से। ये जितनी भी थी, शोर किसको माना हमारे इंडिया में 80 डेसिबल से ऊपर, 80 डेसिबल या डेसिबल से ऊपर। बहरा कब हो जाएगा 140 डेसिबल पे, और पागल कब हो जाएगा 150 डेसिबल पे, और सामान्य श्वास की कितनी 10 डेसिबल। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कोरोना की भी आपके पास में एडवाइजरी जारी करती थी, वही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने एक अलग अपने अलग मानक सेट किए हुए हैं, वो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से बताता है। उसने जो मानक सेट किए हुए हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, और वो मानक क्या है वो हमें ध्यान रखना है। इसके हिसाब से वार्तालाप का जो साउंड है वो होना चाहिए 45 डेसिबल, कि 45 डेसिबल तक आप बात कर रहे हैं तो वो वार्तालाप है, 45 से ऊपर बात कर रहे हैं तो वो आप झगड़ा कर रहे हो। इसके हिसाब से ये है, आपको ये ध्यान रखना है सीधे सीधे कि WHO के हिसाब से वार्तालाप कितने डेसिबल पे होना चाहिए, 45 डेसिबल तक सेफ है। 45 डेसिबल जो है वो वार्तालाप के अनुसार सेफ है। हमारे हिसाब से कितने, हमारे हिसाब से तो 60 था। ये देखिए सेम चीज इसने शोर कितना बताया है WHO के अनुसार। यहां एक और चीज ध्यान रखना कि WHO के अनुसार शोर किसको बताया इसने 65 डेसिबल, ये 65 से अधिक डेसिबल, 65 dB डेसिबल, डेसिबल इसका मात्रक है, तो 65 डेसिबल, ठीक है। WHO की आपको दो याद रखनी है, काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि अगर नॉर्मली पूछे कि शोर किसको बोला गया है 80 डेसिबल से ऊपर, WHO ने शोर किसको बोला है, WHO ने शोर बोला है 65 डेसिबल को, ठीक है। WHO ने सामान्य बातचीत के लिए कितना सेट निर्धारित किया है 45 डेसिबल। बस WHO की दो याद रख लेना कि 45 डेसिबल पे तो नॉर्मल बातचीत है, और 65 डेसिबल है उससे ऊपर है तो वो शोर है, ठीक है। यहाँ आपको WHO की दो याद रख लेना। बाकी इसमें से आप सामान्य श्वास तो पता ही है, सबसे छोटा था 10, सांस लेने में सबसे कम आपके पास में साउंड हो रहा है तो वो हो गया 10 डेसिबल। और शोर कहाँ हो रहा है 80 डेसिबल से ज़्यादा हो रहा है तो वो शोर हो रहा है। बहरा कब हो गया 140 से ऊपर, और पागल कब हो गया 150 से ऊपर, ठीक है। ये आपका नॉर्मल आपके पास में प्रबलता, ये प्रबलता है, ठीक है। चलेंगे आगे। अब एक और संबंध आपको याद रखना है, प्रबलता का तो आपने देख लिया था कि प्रबलता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, आयाम के समानुपाती होती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। जबकि तारत्व, तारत्व का मतलब क्या हो गया, तारत्व का मतलब हो गया बारीकपन, कि अगर तारत्व ज्यादा तो आवाज बारीक ज्यादा, या उल्टा भी देख सकते हैं कि बारीकपन ज्यादा तो उसका तारत्व ज्यादा है। यानी कि लड़कियों की आवाज में तारत्व ज्यादा होता है, ये आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाएगा कि बारीकपन ज्यादा है मतलब तारत्व ज्यादा है। फिर आवृत्ति ज्यादा तो उसका मतलब उसका तारत्व ज्यादा, सीधे सीधे संबंध है इसमें, ये समानुपाती है कि तारत्व समानुपाती बारीकपन की और बारीकपन समानुपाती आवृत्ति की। आवृत्ति ज्यादा तो तारत्व ज्यादा, लेकिन प्रबलता ज्यादा, क्योंकि प्रबलता होता है इसके व्युत्क्रमानुपाती, कि अगर प्रबलता ज्यादा है तो तारत्व उसका कम हो जाएगा। अगर किसी की बारीक भी आवाज है, जैसे कि हमारी मम्मी की आवाज बारीक भी होती है, लेकिन जब वो हमें डांटती है, जोर से चिल्लाती है हमारे ऊपर, तब उनका क्या हो जाता है, तारत्व घट जाता है, क्योंकि वहां पे क्या बढ़ जाती है, प्रबलता। जोर से अगर चिल्ला रहे तो उसकी तारत्व घट जाता है। प्रबलता ज्यादा है तो तारत्व कम है, तारत्व ज्यादा है तो प्रबलता कम है। ये चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि मम्मी जब चिल्लाती है तब उसका अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो क्या रूप देखने को मिलता है, तारत्व घट जाता है और प्रबलता बढ़ जाती है, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल से ही आपको ध्यान रखना है कि प्रबलता, क्योंकि ये चीज बाद में बहुत कंफ्यूज करेगी। आप एग्जाम्पल याद रखोगे तो आपके पास में सीधे सीधे वहां पे ज्यादातर एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि तारत्व समानुपाती किसके, बारीकपन के, कि आवाज पतली है तो तारत्व ज्यादा है, आवाज मोटी है तो तारत्व कम है। सेम चीज आवृत्ति है कि आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व ज्यादा है, आवृत्ति कम है तो तारत्व कम है। लेकिन प्रबलता अगर ज्यादा है, प्रबलता अगर ज्यादा है तो उसके तारत्व घट जाएगा, प्रबलता ज्यादा होगी। ऐसे ही प्रबलता और दूरी में क्या संबंध था, अगर दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रबलता घट जाएगी। जैसे कि ट्रेन की आवाज को हम बहुत दूर जाकर के सुने, 1 किलोमीटर दूर जाकर के सुने, तो हमारे पास में बहुत कम आवाज आएगी, यानी कि उसकी प्रबलता कम हो जाएगी, ठीक है। ये चीज हो गया, ये दोनों संबंध आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज होती है क्वालिटी, वो होती है गुणता। गुणता क्या होता है, टिम्बर, जो विशेषता। ये विशेषता क्या होती है कि साउंड में यदि दो लोग हैं जिनके साउंड में अगर तारत्व भी समान हो, प्रबलता भी समान हो, आपकी जैसे कि किसी के दो भाई है, दो भाई अगर कुछ वो बोल रहे हैं, मान लीजिए उनका तारत्व भी समान है और उनकी प्रबलता भी समान है। अब उनमें से किसी एक के दोस्त बाहर आकर के उसने आवाज लगाई और अगर दूसरे वाले ने बोल दी तो बाहर वाला पहचान लेता है। ये घर वाले तो कम से कम पहचान ही लेते हैं कि ये किसने बोला है, जवाब किसने दिया है।
वो उसकी विशेषता क्या कहलाती है? वो विशेषता होती है उसकी गुणता। यानी कि किसी चीज में तारत्व भी सेम है, प्रबलता भी सेम है, ये दोनों चीज सेम होने के बाद में भी उसकी आवाज में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, बहुत बारीक सा माइनर सा डिफरेंस होता है। नॉर्मल तो कोई पहली बार सुने तो वो तो इतना पता नहीं लगा, लेकिन जो रोज सुनते हैं वो आराम से पता लगा लेंगे कि ये किसकी आवाज थी, दोनों में से कौन बोला है, जवाब किसने दिया है। ठीक है, ये चीज आपकी जो विशेषता होती है ये होती है गुणता। ये जो विशेषता दर्शाता है, जिसमें क्या है, दो आवाज होगी, तारत्व प्रबलता दोनों सेम होने के बाद में भी उसमें क्या है कि आवाजों में भिन्नता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास में फोन आया अननोन नंबर से, अननोन नंबर से फोन आने के बाद में आपने उसका फोन उठाया और फोन उठा करके जैसे सामने वाले ने बोला उसके हेलो बोलते, जो आपका अगर जानकार है तो आप उसमें कई बार पहचान लेते हैं। तो वो जो पहचान कर रहे हो वो किस आधार पर कर रहे हो? उसकी आवाज की गुणता के आधार पर। ठीक है, वो जो आवाज की पहचान कर पा रहे हैं, उस आवाज की पहचान कर पा रहे हैं, उसकी जो विशेषता बता पा रहे हैं वो उसकी गुणता के आधार पर। ये इसमें कुछ एक स्पेशल फैक्ट था। मेन चीज जो है वो आपको ये संबंध ध्यान रखना है कि तारत्व समानुपाती बारीकपन के और बारीकपन समानुपाती आवृत्ति के और आवृत्ति समान व्युत्क्रमानुपाती है किसके? प्रबलता के। ठीक है, इस पर आपके पास में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब आगे देखेंगे कुछ और चीजें कि ध्वनि चाल किस किस पर निर्भर करती है, कि ध्वनि की चाल किस किस पर निर्भर करती है। हर एक फैक्ट आपको याद रखना है, अभी के अभी समझ लेना है, क्योंकि ये फैक्ट नहीं पूछेगा आपसे इन पर आधारित क्वेश्चन पूछेंगे। और क्वेश्चन में अगर आप देख करके उसमें न्यूमेरिकल करने लग गए तो आप समझ लेना आप गलत ही करके पाओगे, क्योंकि वो पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि दाब पर निर्भर नहीं करती, दाब पर निर्भर नहीं करती। अब क्वेश्चन में ये आ जाए कि अगर दाब इतना है तब ध्वनि की चाल इतनी थी, अगर दाब इतना बढ़ा दिया गया तो अब ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं, दाब का ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा कि दाब बढ़ा दिया तो कितना। वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, मैंने बोला शब्दों में उलझाने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि दाब बढ़ा दिया गया तो उसके ध्वनि में क्या परिवर्तन। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दाब चेंज कर दो, चाहे दाब कितना भी हो, कितना भी आपके पास में दाब लगा हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो, बहुत कम प्रेशर हो, लेकिन आपके पास में ध्वनि की चाल उस पर निर्भर नहीं करेगी। ध्वनि उतनी ही स्पीड से चलेगी जितनी स्पीड से उसको नॉर्मली चलना चाहिए। दाब चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, चाहे सिलेंडर के अंदर आवाज़ जा रही हो, चाहे आपके पास में खुले आसमान में आवाज़ जा रही हो, वो अगर दाब के अंदर डिफरेंस करवा रहा है तो इसका मतलब दाब से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है आवृत्ति। आवृत्ति के ऊपर भी आपका ध्वनि डिपेंड नहीं करती। आवृत्ति चेंज होने पर ध्वनि डिपेंड नहीं करती। चाहे मैं 1 सेकंड में 1 बार बजा रहा था, चाहे 1 सेकंड में मैं 4 बार बजा रहा था, ध्वनि की चाल उतनी ही देर में आपके पास में पहुंच रही थी। ठीक है, 1 बार बजाने पर भी आपके पास में उतनी देर में पहुंच रही थी और 4 बार बजाने पर भी वो उतनी ही देर में पहुंच रही थी। ये हो गया, उसकी आवृत्ति पर डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, आवृत्ति पर भी डिपेंड नहीं करती। नहीं, ध्यान रखना है कि दाब पर डिपेंड नहीं कर रही, आवृत्ति पर भी डिपेंड नहीं कर रही। किसकी बात कर रहे हैं हम? ध्वनि की चाल की, कि ध्वनि यहां से वहां कितनी देर में पहुंचेगी। ठीक है, ध्वनि का वेग समझ लीजिए या चाल समझ लीजिए कि ध्वनि एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या मीटर में लिखा हुआ आ जाए कि 500 मीटर दूरी पर कितनी देर में पहुंचेगी। हमने एक संबंध भी देखा था अभी। संबंध क्या था? वही वेग का जो संबंध था, वेग का याद है आपको? वेग का संबंध क्या है? आप सोचिए कि वेग का संबंध क्या था, थोड़ी देर बाद मैं आपको वापस पूछूंगा। ठीक है, गैसों पर ध्वनि का वेग क्या होता है? कि गैसों पर ध्वनि का वेग होता है कि गैसीय कोई आपके पास में वातावरण है, उसमें ध्वनि का वेग क्या डिपेंडेंसी होगी? उसमें डिपेंडेंसी होगी, उसमें ध्वनि का वेग उसके घनत्व के अंडर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये आपको संबंध याद नहीं रखना, आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है कि जैसे कि घनत्व अगर बढ़ा दिया जाए तो वेग उसका कम हो जाएगा, और घनत्व अगर कम हो जाए तो उसका वेग बढ़ जाएगा। अब इसका आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे बारिश के बाद, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना, जैसे बारिश के बाद बारिश से पहले और बाद में ध्वनि की चाल में क्या फर्क आएगा? वो चाल में ये फर्क आएगा कि जैसे बारिश हो जाती है, बारिश के बाद में आप थोड़ी ज्यादा दूर की साउंड भी आप आसानी से सुन पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि वो चल करके आपके पास आ जाएगी। घनत्व अगर बढ़ा, बारिश के बाद में क्या हुआ? घनत्व बढ़ गया। घनत्व बढ़ गया तो उसका अंडर, केवल ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि बारिश के बाद में और बारिश के पहले ये चीज डिपेंडेंसी करती है। घनत्व इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है चाल के, ध्वनि के वेग के। ठीक है, इसी चीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपके पास में ताप के आधार पर। ताप के आधार पर कैसे? ये सबसे मेन है, ये आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ती है। भाई इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, दाब पे कोई निर्भर नहीं करता, आवृत्ति पर कोई निर्भर नहीं करता। ध्वनि की वेग के लिए ये संबंध है, ये भी आपको याद नहीं रखना, केवल एक आपके थोड़ा कॉमन सेंस के लिए मैंने बता दिया। मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो है ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाने पर क्या है कि चाल बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है कि ये मान लीजिए एक एनसीईआरटी में आपके पास में सीधा सीधा फैक्ट दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर
ध्वनि की चाल कितनी होती है 331 मीटर पर सेकंड। कई क्वेश्चन में हमारे पास में ये काम आएगा, इसलिए आप इसको याद भी रख लीजिए। वैसे क्वेश्चन में लिख करके भी देता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल पर डायरेक्ट पूछ ले तो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी बताई गई है, वो है आपके 331 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये बोलना चाह रहा है कि 1 सेकंड के अंदर ध्वनि 331 मीटर पहुंच जाएगी। कब? जब ताप होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब तापमान को बढ़ा करके जब 22 कर दिया जाए तो आपके पास में ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी 344 मीटर पर सेकंड। ये एक सीधा सा फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर होता है और आपके पास में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो ये हो गया आपके पास में सीधा सा फैक्ट कि ताप बढ़ाने पर चाल बढ़ती है। ताप बढ़ाया गया तो चाल बढ़ गया। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 था तो 331 थी, लेकिन 22 डिग्री ताप कर दिया गया, ताप बढ़ा दिया 0 से 22 डिग्री कर दिया, तो यहाँ पे चाल भी 331 से 344 हो गई। दूसरी चीज क्या कि इसकी वेग प्रत्यास्थता के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, अब इलास्टिसिटी किस में ज़्यादा होती है? धातु में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, द्रव में कम होती है और गैस में और कम होती है। तो आपको इसी क्रम में ये याद रखना है। मेन चीज़ आपको जो याद रखनी है वो क्या है? वो है कि जो ध्वनि की चाल है वो ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। ठोस धातु है उसके अंदर ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि सबसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगी ध्वनि। अगर ठोस वस्तु है, ठोस धातु है, तो फिर द्रव में और धीरे पहुंच पाएगी और गैस है, गैस में और धीरे पहुंचेगी। ये क्रम आपको याद रखना है। आपके दिमाग में आपको लग रहा होगा कि गैस में मतलब गैस में, वायु में, हवा में, ऑक्सीजन में, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो इसमें आपके पास में तेज पहुंच पा रही है, लेकिन नहीं, हवा में सबसे धीरे पहुंचती है, जबकि सबसे तेज किसमें पहुंचती है? ठोसों में। जैसे कि रेल की पटरी पे अगर आप बजाओ, रेल की पटरी पे अगर आप कुछ चीज़ बजाओ और साथ में आप किसी को आवाज़ भी दो, सेम चीज़, और कोई बहुत दूर खड़ा हुआ है, वो उस पर पटरी पे कान लगा रखा है, तो वो जो पटरी पर बजाने से जो साउंड गया वो उसके पास पहले पहुंचेगा और आपने जो आवाज़ दी वो थोड़ा सा 1 सेकंड बाद में हुआ। वो इतना कम डिफरेंस है कि आप पता नहीं लगा पाओगे। लेकिन मेन चीज़ यही है कि यहाँ पे ठोस में पहले पहुंचेगा, उसके बाद में द्रव और उसके बाद में गैस। ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है कि ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ये चीज़ क्या हो गई? ध्वनि की चाल। अब इस पर आधारित एक, ये आप समझ लीजिए कि जैसे कि ठोस में सबसे तेज होती है और वो कितनी होती है चाल, ये समझ लीजिए आप। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंदर 6420 मीटर पर सेकंड होता है। याद नहीं भी रहे कोई बात नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम में कितना ज़्यादा हो गया कि 6420। इसका मतलब क्या हो गया? ठोस में चाल काफ़ी तेज हो गई। लेकिन समुद्री जल क्या हो गया? लिक्विड हो गया, द्रव हो गया, द्रव में इससे कम हो गया। तो इतना डिफरेंस आ गया कि जैसे ठोस में अगर 6420 थी, समुद्री जल में उसकी चाल कितनी हो गई? वो हो गई 1531 मीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में यहाँ 1531 मीटर ही जा पा रहा है। ठीक है, जबकि वायु में कितनी हो पा रही है? वायु में हो पा रही है लगभग 346 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ 346 इसलिए क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और होगा। हमने जो याद किया वो 0 डिग्री और 22 डिग्री पे याद किया है। मैं 0 पे कितना 331, 22 पे कितना है 344। ठीक है, मेन चीज क्या है? ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में उससे कम। अब इस पर आधारित आपके एनसीईआरटी में सीधे सीधे एक टेबल दी हुई है। पूरी टेबल भले ही याद हो नहीं हो, लेकिन क्रम हल्का फुल्का से याद किया जा सकता है कि एल्यूमिनियम में ज्यादा, उसके बाद में फिर निकल, फिर स्टील। ठीक है, उसके बाद में जैसे 2-3 आपने धातु याद रख ली कि एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा है। एल्यूमिनियम कभी हमने देखा कि एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा है, वो कितना था? 6220। नहीं दिख रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि 6420 ये हो गया एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम में तो हो गया 6420, जबकि निकल, स्टील, फिर लोहा, फिर पीतल और फिर कांच, इस तरीके से धीरे धीरे घटता हुआ जा रहा है कि एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, लोहा, पीतल, कांच। ज़्यादा भी नहीं रट पाओ आप, केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा था 6420। और फिर ठोसों में तो सबसे ज़्यादा होता ही है। ठोस के बाद में किस पर होता है? द्रव में जैसे कि जल हो गया। अब जल में भी कौन सा? समुद्री जल में ज़्यादा है। ठीक है, समुद्री जल में जिसमें अशुद्धियां मिली हुई है, खारा पानी है, एकदम खारा पानी है, उसमें ज्यादा है 1531। जबकि आसुत जल शुद्ध जल जो प्रयोगों के लिए काम में लिया जाता है, बिल्कुल आसवन, भाप आसवन से बनाया गया, ये समझ लीजिए बिल्कुल शुद्ध प्योर वाटर, उसके अंदर आपके कम है 1498। फिर इथेनॉल, मिथेनॉल नहीं रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद में ये हो गया आपके सबसे पहले ठोस, फिर आ गया आपके पास में गैस, फिर द्रव और फिर आ गया गैस। ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में उससे कम और गैस में उससे भी कम। अब गैस में यहां देख लीजिए, हाइड्रोजन में तेज है, हीलियम में और कम और वायु में और कम और ऑक्सीजन में और भी ज्यादा कम।
कि मतलब ये देख लीजिए हाइड्रोजन हल्की गैस है, हल्की गैस में थोड़ी सी फिर भी थोड़ी बहुत तेज चल रही है, लेकिन हाइड्रोजन के बाद हीलियम थोड़ी सी भारी हुई, थोड़ी सी भारी होते उसमें चाल घट गई। यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि गैस का अगर द्रव्यमान कम है तो उसमें चाल तेज है, गैस का द्रव्यमान बढ़ा तो उसमें चाल कम हुई, गैस का द्रव्यमान और बढ़ा क्योंकि वायु में मिक्स होती है सारी, तो उसमें और चाल कितनी कम हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन में और ज़्यादा बढ़ गया तो ऑक्सीजन में और कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्रम क्या आ गया, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर वायु, फिर ऑक्सीजन, इस तरीके से, जबकि ऊपर से चलते हुए आ रहे तो एल्यूमिनियम। अब मैं ये इसलिए याद करा रहा हूँ, वैसे ये आपको याद कहीं नहीं कराया जाएगा, यहाँ अगर आपको किसी बुक में दे भी रखी है तो सिर्फ टेबल दे दी जाती है और हम खुद भी नहीं देखते। ये इसलिए याद करा रहा हूँ मैं आपको ये बार बार, क्योंकि हाल फिलहाल में अभी 2026 में ही इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है और वो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है। रीट में साइंस मैथ वालों के ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन सिर्फ इस बेसिक सेंस से हो रहा था कि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि पहले ठोस में ज़्यादा होती है, फिर द्रव में कम होती है और फिर गैस में कम होती है, तो आपके पास में क्वेश्चन हो रखा था इनमें से कोई 5 चीज़ उठा करके दे दी गई कि एल्यूमिनियम और पीतल और जल और ये हाइड्रोजन, ये इस तरीके से कोई सी 5 चीज़ दे दी और फिर बोल दिया कि इनको ध्वनि की चाल के क्रम में जमाओ, ध्वनि की चाल के क्रम में, और फिर वो क्रम उसी तरीके से आपके पास ऑप्शन दे दिया हुआ A B D E C या फिर B C D E और जो भी आपके पास में डी, इस तरीके से आपके पास में 4 क्रम दे दिए गए। लेकिन अगर ये बेसिक हिंट पता है कि ठोस में सबसे तेज चाल होती है, तो ठोस में सबसे तेज चाल होती है, तो वहां पे जो 2 ऑप्शन थे शुरुआती वाले, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें शुरुआत में आपके पास में ठोस दिया हुआ था कि ठोस, द्रव और फिर गैस दिया हुआ था। बाकी के तीनों ऑप्शनों में यहाँ पे द्रव या गैस दिया हुआ था। तो सब कुछ भी याद नहीं रहे तो इससे भी आपके पास में हो जाएगा कि ठोस, द्रव और गैस। और आरपीएससी तो आपको पता है, आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चनों को दोबारा पूछता है कि आपके पास में सीधे से कुछ भी पूछ लिया जाए तो ये याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा है और फिर ठोस और फिर द्रव और फिर गैस। गैस में भी आपके पास में वायु से ज़्यादा पहले हाइड्रोजन में स्पीड तेज है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर वायु, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ आपके पास में ये था जो चार्ट है, ये पूरा चार्ट आपके पास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगभग ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी आपके पास में होगी। भाई वायु का हमने 22 पर देखा, 22 पर क्या होता है 344, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है 344, जबकि ये दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि लगभग कितना हो जाता है वायु का 346। याद, संख्या याद नहीं रहे लेकिन ये क्रम आपको याद रहना चाहिए। चलेंगे आगे, अब इस पर देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपसे कुछ पूछा था, वो था क्या, वेग का फॉर्मूला, ये रहा वेग का फॉर्मूला आपसे पूछा था। उम्मीद है आपको याद हो चुका होगा, नहीं भी हुआ तो अब याद रख लो कि वेग बराबर क्या है, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, ये आपको याद रहनी चाहिए। ये फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा आपके पास में न्यूमेरिकल में काम आएगा कि वेग बराबर क्या है, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। अब चलेंगे आगे की क्वेश्चंस पर। यहां आप देखिए, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है, किसी तरंग दैर्ध्य की, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है 2 किलोहर्ट्ज आवृत्ति। यहां आप यहां लिख लीजिए कि आवृत्ति कितनी है 2 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज आपको पहले से दे दिया गया, तो किलो मतलब क्या हो गया, 1 किलो में 1000, 2 किलो का मतलब 2000, यानी कि इसका मतलब हो गया 2000 हर्ट्ज। ये तो हो गया आपकी आवृत्ति। दूसरी चीज इसमें दे दी गई तरंग दैर्ध्य, कि तरंग दैर्ध्य कितनी है इसकी, तरंग दैर्ध्य इसकी 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि तरंग दैर्ध्य हम मीटर प्रति सेकंड में, जैसे कि यहाँ पे जो भी काम आ रहा था वो आपके पास मीटर प्रति सेकंड में आ रहा था। अब तक जितने भी हमने देखे पूरे चैप्टर में मीटर प्रति सेकंड में था, इसलिए इसको सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लिखेंगे। सबसे पहली चीज मीटर काम आता है, इसलिए ये मीटर में ही नापते हैं, तो ये हो गया आपके मीटर में। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो वही उल्टा कर देना है। इसमें क्या करना है 100 का भाग जाएगा, 100 का भाग जाएगा तो इस 35 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए 0.35 मीटर। बस ये 2 चीज आपको पता है तो आप इसका वेग निकाल सकते हैं। आगे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कि 1.5 किलोमीटर दूरी पर चलने में कितना समय लेगी। 1.5 किलोमीटर दूरी में कितना समय लेगी वो तो बाद में तब पता लगेगा जब हमें पता लगेगा कि उसका वेग कितना है, भाई वो चलती कितनी तेज है, वो चलती कितनी तेज है। ये हम इन दोनों चीज़ों से निकाल सकते हैं कि ये उसकी आवृत्ति हो गई और ये उसका तरंग दैर्ध्य हो गया, तो वो चलती कितनी तेज है, वेग
वेग उसका क्या हो जाएगा, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, और तरंग दैर्ध्य हमारे पास में 0.35 इंटू 2000। 0.35 को ये लिख सकते हैं कि दशमलव हटाया हमने, दशमलव हटाते हैं यहाँ पे 2 जीरो लग गई नीचे, 2 जीरो से तो 2 जीरो गई सबसे पहले, 35 को 2 से गुणा किया तो 70, और 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो गया आपका 700 मीटर। वेग क्या हो गया इसका, 700 मीटर प्रति सेकंड। अब एक चीज हमारे पास में आ गई कि वेग कितना है, 700 मीटर प्रति सेकंड, और पूछे गया है कि 1.5 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लेगी, समय पूछा है समय। वेग यानी कि साफ साफ कॉमन सेंस से इसको किया जा सकता है कि वेग कितना है इसका, 700 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में वो चल रही है 700 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर कितनी देर में चलेगी, तो सीधी सी बात है 1.5 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया 1500 मीटर। ये 1500 मीटर कितनी देर में चलेगी, टाइम हमें निकालना है, तो 1500 मीटर बटे 700 मीटर, सीधे से भाग दे लो भाई, 1500 मीटर कितनी देर में चलेगी, 1 सेकंड प्रति सेकंड वो चल रही है 700 मीटर, तो टोटल 1500 मीटर कितने टाइम में चलेगी, तो सीधे सीधे हमारे पास सेकंड आ जाएंगे, और ये हमने भाग दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और बचा कितना 15/7, तो 7 दूनी 14, और लगभग आ गया 2.1 सेकंड। बस यही इस चैप्टर का आप समझ लीजिए कि ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था, बाकी सब आएंगे जो इसके आधे आधे आएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए गए, और ये मैंने आपको बताया, इसके आगे वाले आप खुद करेंगे, आप खुद के हाथों से वीडियो को रोक के आप खुद करेंगे। इसमें तो क्या था, इसमें आपको आवृत्ति दे दी, लेकिन आवृत्ति भी 2 किलोहर्ट्ज दिए, 2 किलोहर्ट्ज दिए, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 2000 हर्ट्ज। दूसरी चीज तरंग दैर्ध्य दे दी 35 सेंटीमीटर, और 35 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.35 मीटर। फिर उसके बाद में आपके पास में वेग निकाला, तो वेग निकालने का हमारा सीधा फॉर्मूला तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति किया, तो ये तो आ गया हमारा वेग, कि उसकी जो वेग है, ये जो चाल है वो कितनी है, वो है 700 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के अंदर वो चल रही है 700 मीटर। अब 1 सेकंड में कोई चीज 700 मीटर चल रही है, तो 1500 मीटर कितनी देर में चलेगी, तो सीधी सी बात है कि 1500 बटे 700, और हमने निकाल लिया 2.1 सेकंड। अब इसी तरीके से हम देखेंगे और क्वेश्चन सबको करना है, खुद के हाथ से करना है, क्वेश्चन सेम टू सेम भी आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा तो सेम टू सेम उठ करके आएगा, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो सेम टू सेम उठ के आएगा, बाकी इसमें ज्यादातर चांस होंगे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के होंगे। चलेंगे आगे। अब देखिए, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है, आवृत्ति कितनी है 220 हर्ट्ज, जबकि वेग कितना है इसका 400 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब आपको पता है आवृत्ति दे दी, वेग दे दी, और तरंग दैर्ध्य निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, वही आपके पास में जो फॉर्मूला होता है कि वेग बराबर क्या है, वेग बराबर वही तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। तो बस इससे आप निकाल सकते हैं। हमारे पास में वेग भी दिया हुआ है, आवृत्ति भी दी हुई है, तरंग दैर्ध्य पूछा है, तो तरंग दैर्ध्य मतलब क्या हो गया, वेग बटा आवृत्ति। सीधी सी बात हो गई, तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो गया, वेग बटा आवृत्ति। अब तो इसको आप खुद भी निकाल सकते हैं, इतने सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति होता है, और वेग आपको दे दिया गया कितना 400 मीटर, और आवृत्ति आपको दे दी गई 200 हर्ट्ज। तो सीधे सीधे इसका तरंग दैर्ध्य कितना आ जाएगा 2 जीरो से गई 2 जीरो, और 2 से गया 4, तरंग दैर्ध्य आ गया इसका 2। ठीक है, अब ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको आने चाहिए। इसका क्वेश्चन किसी को भी स्किप नहीं करना है। इसमें जो मैथमेटिकल क्वेश्चन भी है वो हर एक स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, उसने कभी जिंदगी में मैथ्स नहीं पढ़ी हो, तो भी इसके क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। बस इतनी सी ही कैलकुलेशन इसमें आएगी, और इतने से ही क्वेश्चन आने के, ये इस तरीके के क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये मान लीजिए आप, ये इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके पास में आएंगे, इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है इस पर ही आधारित आपके पास में क्वेश्चन ज्यादातर इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। कि सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे खालिस्तान ने दिया कि इससे अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है। किससे अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, वो आपको सीधे सीधे पता है। नॉर्मली पूछा है, यहाँ पे WHO नहीं दिया, इसने WHO नहीं दिया, तो WHO अगर देता तो यहाँ पे ये हो जाता लगभग 65 डेसिबल। 65 डेसिबल से अधिक को उसने शोर बोला है, कि शोर या वायु प्रदूषण, ये इस तरीके से नॉइस पोल्यूशन इसने बोला है 65 डेसिबल से अधिक। ये तो बोला WHO ने, लेकिन इंडिया में वैसे ही तेज बोलते हैं, तो इंडिया के 65 तो नॉर्मल बात हो गई।
यहाँ पे कितना बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक होता है, और ये रीट में, R-TET में, ये रीट में पूछा गया 2022-12 में। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास में ज्यादातर पूछे जाते हैं, नॉर्मल, बेसिक, फैक्चुअल या फिर आपके थिंकिंग बेस्ड, न्यूमेरिकल कम ही आते हैं। यहाँ देखेंगे ध्वनि का संचरण किस में होता है, ध्वनि का संचरण किस में होता है। सबसे पहली चीज ये बताई थी, ध्वनि किस तरीके की तरंगे, वो है आपके अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे आपके अनुदैर्ध्य, जबकि अनुप्रस्थ कौन सी होती है, अनुप्रस्थ होती है आपकी प्रकाश तरंगे। ये अनुप्रस्थ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरल साइंस भी हमारे टॉपिक में, तो थोड़ी बहुत आसपास की साइंस हमें पढ़ लेनी चाहिए कि डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी, निम्न में से ऑप्शन आ जाए, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन आ सकते हैं। तो अनुप्रस्थ तो कौन सी होती है, एग्जाम्पल और भी है, पर मेनली आपके पास में ये याद रखना है, अनुप्रस्थ तो प्रकाश वाली तरंगे होती है, लेकिन आपके जो अभी आज पढ़ रहे हैं वो है अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे जो माध्य स्थिति के इर्द गिर्द आपके पास में कंपन कर रही है, वो है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे। फिर है वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। वायु में ध्वनि का वेग, आपको ये ध्यान रखना है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना है कि 332 मीटर प्रति सेकंड, और ये क्या है आपका वायु में वेग। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहा है कि यदि वायु दाब को 2 गुना कर दी जाए, कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना, इसको मल्टीप्लाई कर दिए वेग को, इसको 2 गुना कर दिया गया, इसको वेग को, वायु दाब को 2 गुना कर दिया जाए, वेग को नहीं, वायु दाब को इसने 2 गुना कर दिया। अब इसने पूछा है कि इसमें अब ध्वनि का वेग कितना होगा, अब ध्वनि का वेग कितना होगा, आप खुद देखिए। एक तो आपको दे दिया ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, कुछ भी दे दिया इसने, जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको ही मानना है कि 332 मीटर प्रति सेकंड दे दिया तो आपको यही मानना है, आपको कुछ भी याद हो उससे मतलब नहीं है। 332 मीटर प्रति सेकंड दे दिया, अब ये बोल रहा है वायु दाब को 2 गुना कर दिया गया, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, क्या होगा, दुगना हो जाएगा या आधा हो जाएगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा था, ज्यादातर स्टूडेंट जिसको याद आ गया वो धन्यवाद के पात्र है। वो चीज हमने देखी थी कि अगर वायु दाब को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, उससे हमारे पास में ध्वनि की वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ाए या घटाए वेग समान रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 गुना करो चाहे 10 गुना करो, वेग इसका 332 था तो 332 ही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, और ये रीट 2015 में पूछा गया। आगे देखेंगे, सही उत्तर चुनिए कि ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि कहाँ कहाँ पे संचरित हो सकती है, केवल वायु या गैसों में, केवल द्रवों में, केवल ठोसों में, या ठोस, द्रव और गैस तीनों में। हमें पता है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये हमें ध्यान है कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम में ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। हमें तो इतना भी पता है कि सबसे तेज जो अगर इसका संचरित होती है वो सबसे तेज गति होती है ठोसों में, फिर उससे कम होती है द्रवों में, फिर उससे कम होती है गैसों में। और ज्यादा डीप जाए तो हमें यह भी पता है कि ठोसों में भी सबसे ज्यादा किसमें थी, एल्यूमिनियम हमने देखा था। अगर द्रव में भी हमने देखा तो द्रव में भी 2 तरीके के द्रव थे, एक तो आसुत जल था, एक समुद्री जल था, लेकिन समुद्री जल में और ज्यादा थी, कि समुद्री में ज्यादा थी, उससे कम थी आसुत जल में, फिर उससे कम मेथनॉल, एथेनॉल में। और गैस में भी हमने देखा तो गैस में सबसे तेज किसमें थी, हाइड्रोजन में, फिर उसके बाद में हीलियम में, फिर उसके बाद में वायु में, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन में। इस तरीके से हमें पास में ये भले याद हो नहीं हो, लेकिन इतना तो पता है कि ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में उससे धीरे, और गैस में उससे धीरे। लेकिन हमारे पास में क्वेश्चन तो सिर्फ इतना सा पूछा है कि ध्वनि कहाँ कहाँ पे संचरित हो सकती है। वो संचरित हो सकती है ठोस, द्रव और गैस में, क्योंकि इनको आवश्यकता होती है माध्यम की, और माध्यम ये तीनों ही है, ठोस माध्यम हो चाहे गैस माध्यम, द्रव माध्यम। लेकिन कहाँ संचरित नहीं हो सकती, नहीं कहाँ पे हो सकती, वो होती है आपके निर्वात में। ठीक है, इतना भी हमें ध्यान है कि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ठीक है, चलेंगे आगे। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किस पर निर्धारित की जाती है, कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किससे निर्धारित की जाती है। अब हमने एक संबंध पढ़ा था कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर होती है, याद है आपको, आज ही हमने पढ़ा है। तीव्रता निर्धारित करती है वो होती है, तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के। ठीक है, आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगी, लेकिन ये व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, दूरी के। दूरी बढ़ेगी तो तीव्रता घटेगी, दूरी के स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहे नहीं रहे, फॉर्मूले की तरह मत रखो, आप तो सीधे सीधे याद रख लो, तीव्रता बढ़ेगी तो आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है, और तीव्रता बढ़ेगी तो प्रबलता बढ़ेगी, प्रबलता से भी आप ध्यान रखना। तो हम तो इतना ज्यादा पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें तो इतना सा क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा लगेगा। और ये रीट 2021 साइंस मैथ वालों के आ रहा है। आप सोच लीजिए, साइंस मैथ वालों के जब इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है
तो ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ डीप इसमें जानने लायक कुछ है नहीं। आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन 100% सही होगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की किस मान पर निर्भर करती है, वो होती है आयाम पर। जबकि आवृत्ति, तारत्व, आवर्तकाल, इनमें कुछ अलग ही संबंध होता है, वो दूसरा संबंध हमने देखा था अलग। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। अब तो आपको आराम से ये समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जो हमने आज पढ़ा वही क्वेश्चन आप आराम से कर पा रहे हैं आज के आज ही, बिना आपने रिवीजन करे आप ये कर पा रहे हैं। यानी कि आपको क्लास के अंदर जो अगर सीरियसली अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज़ याद होती गई होगी। और कल की क्लास इससे भी जोरदार होने वाली है। ये समझ लीजिए दूसरी क्लास में ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो इससे भी बेस्ट क्लास होगी। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। यहाँ हम देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर तय किया है। सुरक्षित शोर यहां बोल रहे हैं, सुरक्षित शोर वो वाला शोर नहीं। अगर शोर ये वायु प्रदूषण वाला शोर पूछता कि इससे ज्यादा को वायु प्रदूषण बोला है तो वो तो गलत होता। इसने बोला है सुरक्षित कहां पे तय किया गया है। सुरक्षित तय किया गया है 45 डेसिबल पे। ठीक है, 65 हो तो ये शोर हो जाएगा, 65 या 65 से ज्यादा हो तो शोर हो जाएगा। 90 और 140 की तो कोई बात ही नहीं की थी, यहाँ तो सिर्फ 65 और 45 की दो ही चीज बात की थी। तो 65 तो शोर हो जाएगा या प्रदूषण हो जाएगा, प्रदूषण की स्थिति में आ जाएगा ये वाला तो। लेकिन सुरक्षित कौन सा है? 45। भाई हम बातचीत कर रहे हैं वो वाला सुरक्षित है। भाई इतने में आप बात करो, ये आपका सुरक्षित शोर है। पूरे शहर में आप इतने में बात करो, इतने में अगर चल रहा है 45 डेसिबल की आवाज आ रही है किसी शहर से तो वो आपका सुरक्षित स्तर है। ठीक है, ये रीड 2025 में पूछा गया है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि चंद्रमा पर, ये समझ लीजिए चंदा मामा, चंद्रमा पर लिख देता हूं, चंद्रमा पता लग जाएगा। एक न्यूक्लियर बम विस्फोट हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियर बम विस्फोट हुआ और ध्वनि की गति यदि 332 मीटर प्रति सेकंड है, ध्वनि की गति कितनी है? 332 मीटर प्रति सेकंड है और चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी मान लीजिए 6400 किलोमीटर है। इसको 320 मीटर मानिए, इसको 320 मीटर, ताकि क्या कैलकुलेशन आसान हो जाएगी कि गति कितनी है। ध्वनि की गति 320 मीटर होती है। आप तो ये समझ लीजिए ध्वनि की गति नॉर्मली 320 मीटर होती है। यहां चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी, यहां से यहां के बीच की दूरी ये है आपके पास में 6400 किलोमीटर है। तो आप बताइए यहां से और यहां साउंड कितनी देर में आएगा? यहां से यहां साउंड कितनी देर में आएगा? जिनके दिमाग में भी बफरिंग चल रही है, वो सोच रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो ये समझ लीजिए वो तो आगे जाकर के इस क्वेश्चन में गलत ही आंसर लगा के आएंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक लॉजिक छुपा हुआ है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता है वहां पे? चंद्रमा पे एक तरह से हो गया निर्वात। अब चंद्रमा पे चाहे बम फूटे चाहे चंद्रमा खुद फूट जाए, उसकी आवाज हमारे यहाँ पे पृथ्वी तक कभी नहीं आएगी। मेन चीज यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन में आपको उलझाया जाएगा कि यहाँ पे आपके पास में कुछ ऐसी सिंपल सी कैलकुलेशन दे दी जाए और वहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा ही होगा कि जैसे आपने 320 से 6400 को काटने की कोशिश की, आपके पास में सीधे सीधे आ गया 20 या 20,000, इस तरीके के आपके पास में ऑप्शन होंगे। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, वहाँ पे होता है निर्वात, और निर्वात होता है इसलिए वो पृथ्वी तक उसका साउंड नहीं आएगा। जहाँ पे निर्वात है वहाँ पे आप कितना ही जोर से चिल्ला लो, कितना ही बम फोड़ लो, वहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए हमारे पास में किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, आवश्यकता होगी माध्यम की। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, और आवृत्ति तो है 50 हर्ट्ज, और इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी? 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितने कंपन होंगे? अब आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बिना फॉर्मूले के इसको डायरेक्ट देख करके कर सकते हैं कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब 1 सेकंड के अंदर वो 50 कंपन कर रही है। यही तो बात हुई आवृत्ति का मतलब कि 1 सेकंड के अंदर वो 50 दोलन कर रही है। आवृत्ति यही था कि प्रति सेकंड हुए दोलनों की संख्या, प्रति सेकंड कितने दोलन हो रहे हैं। यहां बोला कि 1 सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज हो रहे, तभी तो उसकी आवृत्ति 50 हुई कि 1 सेकंड में उसने 50 दोलन किए। इसने पूछ लिया कि 2 सेकंड में कितने कंपन होंगे, वही बात पूछी कि 1 सेकंड में अगर 50 हो रहे हैं तो 2 सेकंड में कितने हो जाएंगे? सीधे सीधे हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। बस पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। और ये 2022 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वही रीट का ही होगा। ये रीट के ही इसलिए क्वेश्चन पूछे गए क्योंकि ये वाला चैप्टर आपके पिछली बार था ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन था ही नहीं, मतलब ये चैप्टर ही नहीं था, तो इसलिए आपके पास प्रीवियस ईयर के यहाँ पे रीट के ही क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे।
रीड साइंस मैथ में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप देख लीजिए इसी तरीके के क्वेश्चन का स्तर रहता है। आरबी से थोड़ा डीप पूछेगा, वो हम करेंगे टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में देखेंगे किस तरीके से कथन कारण वाले, कथन निष्कर्षण वाले, 4 मैचिंग वाले, किसी भी तरीके से आपके पास में 4 कथन स्टेटमेंट दे दी, कौन सा सही कौन सा गलत, इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास में टेस्टों में आपको देखने को मिलेंगे। मेन चीज़ अभी तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, वो सीधी सी बात है कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 है, यानी कि 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज है, तो 2 सेकंड में कितने हो गए, 50 × 2 100। चलेंगे आगे। यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है, 20 दोलन कितने टाइम में कर रहा है, 40 सेकंड में। यहां आप देख लीजिए 20 बार रिपीट कर रहा है, 20 जो रिपीटेशन कर रहा है वो कर रहा है आपके 40 सेकंड में। तो ये पूछा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल क्या होता है कि एक जो दोलन है, एक दोलन एक बार जो जाकर के वापस आया, एक दोलन पूरा करने में लगा हुआ समय, ये होता है सरल लोलक का आवर्तकाल, कि एक बार जाके वापस आने में उसने कितना समय लगाया, और ये चीज़ हो गया आपका आवर्तकाल। तो इसका मतलब आपके पास में सीधे सीधे हो गया कि 20 रिपीटेशन हो रहा है आपकी 40 सेकंड में, तो आपका एक रिपीटेशन हो जाएगा सीधे सीधे 2 सेकंड में, 40/20, और ये हो गया आपका 2 सेकंड। बस सीधे से आवर्तकाल हो गया 2 सेकंड। ठीक है, तो आप बस देखिए क्वेश्चन और भी है, 1-2 क्वेश्चन और बचे। ठीक है, किसी ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तारत्व, वही तारत्व आपका बारीकपन हो गया, बारीकपन पतलापन, कि जिसका तारत्व ज्यादा है उसका पतलापन ज्यादा है, पतलापन ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी आवृत्ति ज्यादा है। ठीक है, तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। तारत्व का हमने संबंध देख लिया था, वापस देख लीजिए, ये रहा तारत्व, बारीकपन, बारीकपन आवृत्ति, आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती प्रबलता के। तारत्व ज्यादा, बारीकपन ज्यादा, बारीकपन ज्यादा, उसकी आवृत्ति ज्यादा। ठीक है, चलेंगे आगे। एक और चीज है कि निम्न में से कहां पर ध्वनि का संचरण संभव नहीं है, वो तो आपको साफ साफ ही पता है अब तो, निर्वात में। वायु, एल्यूमिनियम, पानी, ये सब तो केवल कंफ्यूज करने के लिए साफ साफ पता है निर्वात में संचरण संभव नहीं है। ये पटवार 2025 में आया है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। अब देख लीजिए पटवार 2025 में किस तरीके क्वेश्चन, काफी इजी एग्जांपल दे दिए गए, तो साफ साफ समझ में आ गया। चलेंगे आगे कि एक मच्छर के पंखों का कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है। आवर्तकाल टी बराबर कितना है, 0.005 सेकंड। तो पंखों के कंपन की आवृत्ति क्या होगी, पंखों के कंपन की आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति। सबसे बेसिक चीज हमने सबसे पहले यही देखी थी कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, कि अगर आवृत्ति बढ़ेगी, भाई आवृत्ति तो क्या है, प्रति सेकंड कितनी बार कंपन हो रहा है, ये कितनी बार दोलन हो रहा है, वो तो था आवृत्ति। लेकिन आवर्तकाल क्या था कि एक बार दोलन होने में कितने सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, ये तो था प्रति सेकंड कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, और ये था कि एक बार पूरा कंप्लीट रिपीट होने पे, एक बार पूरा होने में उसको कितना समय लग रहा है। ये जस्ट थे एक दूसरे के उल्टे, कि आवृत्ति क्या थी, आवृत्ति बराबर थी 1/तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल 1/आवर्तकाल। आवृत्ति क्या थी, 1/आवर्तकाल, न्यू बराबर 1/t। आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। तो यहाँ पे सीधी सी बात हो गई कि इसने आवर्तकाल दे दिया इसका 0.005 सेकंड, तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 1/0.005। और यहाँ पे अगर दशमलव हटाया, दशमलव हटाते ऊपर 3 जीरो लग गई। अब आप 1000 में 5 का भाग दे दीजिए, जो हो गया आपका 5 का, इसमें गया तो 200 हर्ट्ज। चलेंगे नेक्स्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितने इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। अगर आपने एक बार कर लिया तो दोबारा इसकी गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप बस केवल आप धैर्य रख करके इसको पढ़िए, आपके पास में पूरी क्लास में आज हमने जो भी पढ़ा वो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट की क्लास थी, और वो क्या है, आप 1 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ थी कि ध्वनि का उत्पादन किसके कारण हो रहा है, कंपन के कारण, बात खत्म। ध्वनि का उत्पादन कंपन के कारण, मनुष्यों में वाक् तंतु के कारण इसमें उत्पादन होता है। दूसरी चीज, ध्वनि तरंगे किस अनुसार चलती है, अनुदैर्ध्य तरंगों के अनुसार, अनुदैर्ध्य रूप में चलती है, अनुदैर्ध्य रूप में ध्वनि तरंगे। ठीक है, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम में, निर्वात में माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तीसरी चीज, स्लिंकी वाला प्रयोग आपने देखा था। फिर आवृत्ति क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता है, आवृत्ति का मात्रा के हर्ट्ज। तारत्व क्या होता है, पतली आवाज। और आवर्तकाल क्या होता है, एक दोलन करने में लगा हुआ समय। इसी तरीके से आयाम है, और इनमें संबंध आपने देखा था कि वेग बराबर होता है तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ये आपको सीधे से याद रखना है कि वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। और आयाम और तरंग दैर्ध्य में एक दूसरे, आयाम और तरंग दैर्ध्य में नहीं,
ये प्रबलता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका आयाम होगा, कि आयाम बढ़ गया तो प्रबलता उसकी बढ़ जाएगी। ये हमने संबंध सीधे से देख लिया। वो संबंध था कि प्रबलता ज़्यादा तो तीव्रता ज़्यादा, तीव्रता ज़्यादा तो प्रबलता ज़्यादा, आयाम ज़्यादा तो प्रबलता ज़्यादा, जबकि दूरी ज़्यादा तो प्रबलता कम हो जाएगी। इसी तरीके से एक और संबंध था कि तारत्व बारीकपन ज़्यादा है तो तारत्व ज़्यादा हो जाएगा, और आवृत्ति ज़्यादा है तो उसका बारीकपन या तारत्व ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखा कि WHO ने क्या बोला था, WHO ने बोला था कि 45 डेसिबल तो सुरक्षित शोर है, जबकि 65 डेसिबल या उससे ज़्यादा क्या हो गया आपके पास में शोर, जो कि वायु प्रदूषण की कैटेगरी में आता है। जबकि नॉर्मली अपने पास में वायु प्रदूषण की कैटेगरी में इंडिया में क्या आता है, वो होता है 80 डेसिबल से ज़्यादा, और बहरा 140 हो सकता है, जबकि ध्वनि जो उसकी श्वास की धड़कन की वो है 10 सेकेंड। बस ये आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है कि ये दाब पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ताप पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करेगी कि ताप बढ़ाने पर इसका मान बढ़ेगा, यही आपकी सबसे ज़्यादा है। और एक क्या है, ठोसों में इसका सबसे ज़्यादा वेग होता है, ठोस के बाद में गैस में उससे कम होता है, और उसके बाद में गैस ठोस से कम द्रव में और द्रव से कम गैस में होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल थे, ये आपको याद हो गया। उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आएगी, और इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपको क्लास लगी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।